धीरे धीरे जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। दिन भर बस कमरे में रूम में बंद करके अपने आप को रोते रहते थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मानसिक रूप से बिल्कुल थक चुके थे हम। उस टाइम मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, लेकिन उस टाइम कुछ लोग जो थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ही अश्लील वीडियो बनाती है। मुझे लगता है कि वो वीडियो मेरे मरते दम तक मेरे साथ जाएगा। और अरे महाराज, भाषण तासन देने के लिए कौन सा स्टेज पर खड़ा कर दिए हमको? मतलब कहे ना, अब कौन सी बोलेंगे हम? आज तो पापा भी पर्दा के पीछे से नहीं है कुछ बताने के लिए। मतलब कहे ना, एकदम गजबे कर दिए। जब बड़का बड़का लोग को जोश टॉक के मंच पर बोलते हुए देखते थे तो हमेशा सोचते थे कि हमको कब मौका मिलेगा, और देखिए आज आप लोग के वजह से हमको भी मौका मिल ही गया। तब का हलवा सब कूल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अनुप्रिया, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोग मुझे उल्फत, रिंकिया, रिंकिया की मम्मी, रिंकिया के पापा और मॉडर्न बिहारी बहू के नाम से जानते हैं। आज मैं जोश टॉक के मंच पर कोई कैरेक्टर प्ले करने तो नहीं आई हूँ, लेकिन मेरी अनुप्रिया से रिंकिया बनने की कहानी को शेयर जरूर करने आई हूँ। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हो कि मेरा जो जन्म है वो गया बिहार में हुआ है, लेकिन जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो झारखंड के हजारीबाग जिले से हुई है। फैमिली की बात की जाए तो मेरी फैमिली में हम लोग 3 बहनें हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। बचपन में अगर मैं बताऊं आप लोग को तो बचपन से ही मैं काफी अतरंगी बच्ची थी। मम्मी बताती हैं कि 5 साल तक मैंने अपने पिछले जन्म की बातें उनको बताई हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और जब भी मैं सुनती हूँ कि मैं पिछले जन्म की बातें बताती थी तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। और फिल्मों का बड़ा शौक था मुझे। मैं बचपन से ही डांसिंग, एक्टिंग, फिल्मों के सारे डायलॉग्स याद करके अपने परिवार वालों को उस पर एक्ट करके से दिखाती रहती थी। तो घर के सब लोग मेरे एक्सप्रेशंस के बोलो तो फैन ही थे। लेकिन हम लोग थे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, और ये सब चीजें ना बचपन तक ही ठीक लगती है, उनको ऐसा लगता था। इसमें आगे जाकर कुछ होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो उस टाइम तक तो सब लोग बहुत इनकरेज करते थे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा डांस करती है, सबका मन लगाए रहती है। लेकिन आगे चलकर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना तो हमारे फैमिली में कोई सोच भी नहीं सकता था। इवन बिहार के किसी भी फैमिली में लड़कियों को इतना आगे बढ़ाना, इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि उनको दूर से लगता है कि ये क्षेत्र शायद उतना अच्छा नहीं है। तो बचपन में मेरा ये जो शौक था एक्टिंग और डांसिंग करने का, वो कहीं ना कहीं बचपन तक ही रह गया था। स्कूल में मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो 10वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से हुई है। क्योंकि मम्मी को लगता था कि जो अनुशासन है, संस्कार है, वो एक हिंदी माध्यम स्कूल में ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सच बात तो ये है कि मेरे पापा जो थे वो उनको ऐसा भी लगता था कि हम 3 बहनें हैं और तीनों बेटियों की शादी करनी है, तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो हम बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा ऐसे भी स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पर फीस थोड़ी कम लगे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये सोच तो ज़रूर रहता था, पर हम लोग को इससे कोई परेशानी नहीं थी। हम लोग बहुत खुशी से हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े 10th तक। लेकिन 12th के लिए मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया, और जब अचानक से मेरा जो स्विच हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा झिझक होती थी। अब 10th क्लास तक जब सर और मैडम को हम लोग दीदी जी और आचार्य जी के नाम से बोले हैं, तो अचानक से एकदम धड़धड़ाइले इंग्लिश कैसे बोल देंगे, ये तो सोचने वाली बात है। फिर भी जैसे तैसे करके मैं ट्राई तो करती थी, लेकिन शब्दों के कुछ प्रोनाउंसिएशन को लेकर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते ही थे। खैर स्कूल तो मेरा अच्छे से मतलब बीत गया, जैसे भी बीता, लेकिन हाँ अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया। अब स्कूल के बाद मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए घर में एक माहौल बना दिया गया था। उन लोग को
जो मेरी फैमिली है उन्हें लगता था कि मैं पढ़ने में तेज हूँ। आप लोग भी इस बात से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि अगर आप लोग भी घर में पढ़ने में अच्छे हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, तो पता होगा कि मम्मी पापा को एक उम्मीद हो जाता है कि मेरा बेटा या बेटी आईएएस ही बनेगा, बनेगा तो आईएएस ही बनेगा। मेरे साथ भी वही होना शुरू हो गया। कुछ भी ऑप्शन सोचते थे करियर का, जैसे फैशन डिजाइनिंग करने का मन था या फिर लॉ करने का मन था, तो घर वाले यही कह देते थे कि अरे पढ़ने में इतना तेज है ना तुम, तो हमको तो लगता है कि जितना दिन में ये सब कोर्स करेगी तब तक तो कोई सरकारी नौकरी हो जाएगा या फिर आईएएस तो बन ही जाएगी। तो ऐसा होता था मेरे साथ हमेशा ही। फिर मैंने जो भी मेरी इच्छा थी वो मैंने धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया। उसके बाद यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर दी, एकदम शिद्दत से तैयारी की है, क्योंकि मम्मी पापा का सपना था, खास करके मेरी मम्मी का हमेशा से यही सपना था कि मेरी कोई ना कोई बेटी आईएएस जरूर बने। तो यूपीएससी का तैयारी हम एकदम शिद्दत से किए, पढ़ने में अच्छे थे, लगन से शिद्दत से एग्जाम दिए। और कहते हैं ना कि वो पता नहीं कि वो मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, वहां भी मेरा 2.5 नंबर से नहीं ही हुआ। उस टाइम तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब ऐसे दिल पकौल एग्जाम तो देते नहीं थे, अच्छे से तैयारी करके देते थे, तो बुरा तो बहुत लगता था। और वो फेज मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग फेज हो गया था। दिन भर बस कमरे में रूम में बंद करके अपने आप को रोते रहते थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मानसिक रूप से बिल्कुल थक चुके थे हम, और हम मतलब धीरे धीरे जो मेरा जो होता है ना कि एग्जाम देने का मोटिवेशन, वो एकदम टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में अब कोई लक्ष्य ही नहीं रह गया मेरा। तो तभी एक दिन मोबाइल में ऐसे ही एक ऐप दिख गया जिसका नाम म्यूजिकली हुआ करता था उस टाइम, जो अभी आप लोग जिसको टिकटॉक के नाम से जानते हो। तो वो मुझे दिखा, और काफी सारे लोग उसमें लिपसिंग करके वीडियो बना रहे थे। तो मुझे अपने बचपन का वो एक्टिंग वाला जो फेस था, वो कहीं ना कहीं जीने का मौका इसके थ्रू मिल जाएगा, वो मुझे ऐसा लगा। तो मैंने भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। सोचा कि कुछ दिन के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, फिर से तैयारी में लग जाऊंगी, तो कुछ दिन अपना मन बहलाने के लिए, जो खुशी मिल रही है उसके लिए मैं ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सोचा भी नहीं था कि ये आगे जाकर ये मेरा एक करियर हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। उस टाइम मैंने घर में किसी को नहीं बताया था मेरे इस वीडियो के बारे में। बस मेरे अलावा मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो कि आज मेरा पति है और एक तरह से मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, उसको ही पता था। और उसको जब दिखा कि मेरे में शायद कुछ टैलेंट है, और वो उस टाइम बहुत कम कमाता था, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा उसको मना किए, लेकिन उसने ईएमआई पर एक आईफोन लेकर मुझे भेज दिया। फिर मेरे वीडियो बनाने की जर्नी, टिकटॉक वीडियो बनाने की जर्नी स्टार्ट हुई, और मुझे बहुत खुशी होने लगी अंदर से ही। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। घर पर मैंने फिर मम्मी को बताया इसके बारे में। जब मेरे पापा को पता चला इस बारे में, उनको वो अंदर ही अंदर थोड़े चिंतित रहते थे। उनको लगता था कि पता नहीं ये क्या कर रही है रूम बंद करके, उनको डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही है। तो फिर मैंने उनको बताया कि पापा ऐसी सी बात है, मैं वीडियो बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाकर। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि वो शायद मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं खुश हूँ। तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा से मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन उस टाइम कुछ लोग जो थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ही अश्लील वीडियो बनाती है, फूहड़ वीडियो बनाती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, ये तो सिर्फ बॉडी दिखाकर ही फेमस हो सकती है, टैलेंट तो कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर मेरे जो पापा थे, उनको भी कहीं ना कहीं, अब जब लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं होता है ना कि पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा सा तो भटक ही जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम जो करोगी वो अपने लिए करोगी, लेकिन बदनामी तो कहीं ना कहीं मेरा ही होगा, तो हम तो नहीं पसंद कर रहे हैं अब इस चीज को। उनका भी थोड़ा सा मन खराब हो गया था इस चीज के लिए। तो मैंने पापा को बोला, अच्छे से बोला, कि क्योंकि मेरा जो दिल था और जो मेरा नियत था वो बिल्कुल साफ था, और हमको पता था कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं किए हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, और ना ही कभी करेंगे। तो मैंने पापा को बोला कि
देखिए, आपको अपने संस्कार पर भरोसा रखना चाहिए और मैंने कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है फेमस होने के लिए और ये मेरा वादा है कि ना ही मैं कभी अपनाऊंगी। तो मेरे पर थोड़ा विश्वास रखिए, कुछ साल दीजिए और आज उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है कि मैं आज यहाँ पर आकर आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। तो मैंने उस टाइम उनसे यही कहा था। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना छोड़ा नहीं, बनाती गई, सब कुछ सही चल रहा था। टिकटॉक का मुझे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था और वहाँ पर हम क्रिएटर्स को एक बार एक चैलेंज दिया गया था जहाँ पर अपने एरिया के लैंग्वेज को यूज करके हमें एक वीडियो बनाना था और वहाँ से मेरी जो बिहारी वीडियो बनाने की जर्नी है ना वो स्टार्ट हो गई। और जो मेरा पहला वीडियो था वो था एनआरआई बनी बिहारी। वही वीडियो मेरा बहुत ज्यादा वायरल हो गया। तब मुझे लगा कि हाँ, अपने बिहारी कल्चर और एक्सेंट में जो वीडियो बनाते हैं उससे अच्छा कंटेंट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और वहीं से मैंने बिहारी एक्सेंट में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। अपने आप को अपनी जैसे मैं रियल हूँ, रियल लाइफ में जैसी हूँ वैसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया और लोग उससे काफी ज्यादा रिलेट करने लग गए। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि पैसे उस टाइम बहुत कम मिलते थे हम लोग को। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टिकटॉकर हैं या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो पैसे बहुत ज्यादा मिलते होंगे इनको। मैं सच बताऊं तो पैसे मुझे बहुत कम मिलते थे या मुझे पता नहीं था कि कितने पैसे मिलते हैं। मैं अपने हिसाब से मांग लेती थी। तो मुझे कुछ कभी कभी मुझे 2,000 रुपये मिल जाते थे, कभी कभी किसी गाने के प्रमोशन के लिए मुझे 4,000 मिल जाते थे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे पैसे इंक्रीज होने लगे। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग कुछ भी ऐसा कोई सॉन्ग आता था या कुछ भी ऐसा कोई वीडियो बनाना होता था, जल्दी से एकदम सुबह के 4 बजे उठ के एकदम वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भाई 2,000 रुपये कमाने। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो लड़की इतने साल से 1 रुपया भी नहीं कमाई है उसके लिए होता है ना कि 2,000 रुपये भी बहुत है। तो हम लोग का यही होता था कि भाई जितने पैसे कमा सको उतने कमाओ। तो ये सारी चीजें तो होती गई। धीरे धीरे जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी तो मुझे काफी ज्यादा सीरियल के ऑडिशंस के कॉल आने लगे और यहाँ तक कि एक बार तो बिग बॉस के ऑडिशन का भी कॉल आया था। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हुई मेरे साथ। जैसे ही पैसा मेरा इंक्रीज होता गया ना, 2020 में जब हम शादी करके कनाडा आए तो वहां पर इंडिया में टिकटॉक ही बैन हो गया। यहाँ पर टिकटॉक बैन हुआ और उधर से लोगों के कमेंट आना शुरू हो गए। परिवार के कितने सारे लोग बोलने लग गए कि अब क्या होगा, इसका तो करियर ही डूब गया है, या फिर पढ़ी लिखी होती या फिर कोई सरकारी नौकरी कर लेती तो अच्छा रहता। अब ये सब वीडियो बनाने वाला तो कभी भी उड़ सकता है, ये सब का कोई क्या उसको कहते हैं, ये सब का कोई ठिकाना थोड़ी होता है। तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था उस टाइम। जो लोग कभी बात नहीं भी करते थे वो लोग मैसेज करके पूछने लग गए कि अब क्या करोगी, तो ऐसा टाइप सा कुछ कमेंट मिलने लग गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल चला गया। सब लोग बोलने लगे कि इसका तो करियर खत्म हो गया, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस थी ना वो सारी इंडिया बेस्ड थी। तो मुझे भी थोड़ा डर लगने लग गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब टैलेंट तो है लेकिन उसको दिखाने का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास। अब एक होता है ना कि इतने साल में मैंने टिकटॉक, मुझे इतने साल लगे टिकटॉक में अपना एक बेस बनाने के लिए, और अचानक से आपका सब कुछ ही मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया, तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता। बुरा तो लगता ही था, लेकिन मेरी जो ऑडियंस थी और मेरा जो पति है, उन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि तुम यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल देती हो। अब यूट्यूब कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं। छोटा छोटा वीडियो बनाने वाली लड़की, मैक्सिमम 1 मिनट का वीडियो बनाने वाली लड़की यूट्यूब चैनल खोलना, मतलब एकदम बड़ा बड़ा वीडियो। उस टाइम तो शॉर्ट्स भी नहीं आया था। इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाना मतलब मेरे बस का बात तो है ही नहीं। हम एकदम डर गए। हमको लगा कि इतना साल हमको लग गया 1-1 मिनट का वीडियो बनाने में, अपना एक पहचान बनाने में, अब यूट्यूब में हम कैसे शिफ्ट करें अपने ऑडियंस को। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उस टाइम देख रहे थे कि जब टिकटॉक बैन हुआ ना तो काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स यूट्यूब पर आ रहे थे और उनका चैनल नहीं चल रहा था, काफी कम व्यूज आते थे उनको। तो जब उन लोगों का नहीं चल रहा तो मेरा कहाँ से चलेगा। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन सच बताएं तो बहुत सारी चीज हमको आता नहीं था। टेक्निकल चीज बिल्कुल नहीं पता था, अपलोड कैसे करते हैं ये तक नहीं पता था, और कैमरा एंगल्स नहीं पता, या फिर अच्छा क्वालिटी का, उतना अच्छा क्वालिटी का कैमरा नहीं था उस टाइम। मोबाइल से ही वीडियो बना लिए थे, और स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कॉस्ट्यूम, मतलब बहुत सारी चीजों का टेंशन रहता था कि एक भाई कैसे, क्योंकि एक घर के अंदर आप बना रहे हो और कितनी जगह आप जाओगे, छोटा घर है कितनी जगह आप जाओगे, तो ये सब चीजों का दिक्कत आता था।
लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि एडिटिंग कैसे होती है, कैमरा एंगल्स मैंने सीखे कि कैसे कैसे हम लोग एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। बहुत डरते डरते मैंने जुलाई 2020 में अपना एक पहला वीडियो बनाया, यूट्यूब वीडियो बनाया। काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, पर पहला वीडियो के हिसाब से, और अब सब्सक्राइबर भी 0 से भाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला वीडियो के हिसाब से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। मुझे लगता है कि एक दिन में कुछ 20-30 हज़ार व्यूज़ आ गया होगा, और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, मतलब भारी मात्रा में सपोर्ट मिला। तो ये देखकर मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई। ये जो रिंकिया कैरेक्टर है ना, ये मेरे लाइफ में कैसे आया ये आप लोग को बताते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक गाना है बिहार में, आप लोग जानते होंगे, रिंकिया के पापा करके। तो मेरे और साकेत के मन में ये आया क्योंकि हम लोग दोनों हमेशा से ये स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं और एक साथ ही स्क्रिप्टिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो उसने मुझे ऐसे ही हंस के बोल दिया कि ऐसे क्यों नहीं बोल देती हो कि ये रिंकिया के पापा, एने आइए तो देखिए तो रिंकिया क्या कर रही है। तो ऐसा उसने कुछ मुझे करने के लिए बोला, और फिर वहां से आगे हम लोग बहुत हंसने लगे सुनकर ही कि अरे रिंकिया के पापा करते हैं। तो वहां से बस रिंकिया के पापा का नाम आ गया। तो वो जो रिंकिया के पापा का नाम पहले आया, उसके बाद रिंकी का कैरेक्टर का आविष्कार हुआ। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाया टॉपर रिंकिया करके। वो वीडियो मेरा बहुत ही ज्यादा हिट हो गया। मतलब आज भी मुझे लगता है कि लोग मुझे टॉपर रिंकिया के नाम से पहचानते हैं, और जब भी मैं जानती हूँ तो लोग जब मिलते हैं मुझे बोलते हैं कि आपका वो टॉपर रिंकिया वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है दीदी। तो मुझे लगता है कि वो वीडियो मेरे मरते दम तक मेरे साथ जाएगा, और मेरे लिए वो, मेरे लाइफ का वो एक आइकॉनिक वीडियो बन गया। और वहीं से मेरा रिंकिया का पूरा फैमिली का कैरेक्टर स्टार्ट हो गया। अब ये सारी जर्नी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, आप लोग को शायद ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है किसी के लिए भी, कि हाँ इनका तो बेस होगा पहले से और ठीक है अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिए चल, मतलब है क्या ही, बहुत बड़ा बात नहीं है ऐसा। लेकिन सच बताओ ना तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। सबसे पहला चैलेंज तो मेरे लिए ये आया कि मैं ना सारे रोल खुद करती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, और ना ही मुझे कोई समझाने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं, जो यूट्यूब आप लोग जो देखते हो मुझे बिहाइंड द सीन कितने सारी चीज़ों से मैं गुजर रही होती हूँ, वो शायद आप लोग को नहीं पता होता है। जैसे रिंकिया की मम्मी है और दूसरा कैरेक्टर रिंकिया के पापा हैं, या फिर आप बोलो कि रिंकिया के मामा हैं, तो मुझे उन सबको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं रिंकिया के पापा की आवाज़ में बात कर रही हूँ कि का हुआ रिंकिया की मम्मी का कर रही हैं, तो मैं रिंकिया की मम्मी जो है उनकी आवाज में बात करूंगी कि का। तो इस तरह से वो होता है कि आप सब रोल को अलग अलग वे में मुझे करना पड़ता है, और इनफैक्ट कॉस्ट्यूम भी सबका डिफरेंट करना पड़ता है। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं कोई टीम नहीं होने के कारण। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब लोगों का निगेटिव कॉमेंट्स आता है तो बुरा तो बहुत लगता है। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब वीडियो ही तो बना रही है, वीडियो बना के क्या हो जाएगा, आईएएस तो नहीं ना बन पाई। कुछ लोग के कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, और बहुत ही खराब लगता है मुझे उस टाइम कि शादी के बाद जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि अपने पति के पैसे पे घूम रही है ये तो। तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लोग जो है ना वो लोग YouTube को एज अ करियर समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि हम लोग जो वीडियो है वो एक टाइम पास करने के लिए बना रहे हैं, हम लोग का कोई करियर नहीं है ये। उन लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बस घर में साड़ी उड़ी पहन के बस उछलते रहती है, कूदते रहती है, कोई मतलब नहीं है इसका, इसका सारा खर्चा तो इसका पति ही उठाता है। तो एक पुरुष प्रधान जो सोच है ना लोग का कि हाँ पति ही कमा रहा होगा, इसका तो कोई कमाई है ही नहीं। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो, उनको तो मैं ज्यादातर इग्नोर ही करती हूँ, और मनी मन हंसती भी हूँ कभी कभी, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है मेरे लिए। मैं भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लगता है कि हार गई हूँ, बिल्कुल छोड़ देने का मन करता है। बट आप लोग ना, बस होता है ना कि हम लोग कैमरा जैसे ही ऑन होता है हम लोग के लिए, हम लोग सब कुछ वो भूल कर आप लोग हंसाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन, हम लोग का कैरेक्टर ऑन हो जाता है। अब यूट्यूब इनकम की बात की जाए
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक कॉमेडी क्रिएटर हूँ, तो मुझे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और सच बताऊँ तो 7 से 10 दिन मुझे एक वीडियो बनाने में लगता है, बड़ा वीडियो बनाने में। और प्रमोशंस भी मैं सेलेक्टिव करती हूँ, इसीलिए किसी महीने मुझे हो सकता है कि 7 से 10 लाख रुपए मिल जाएँ और हो सकता है कि किसी महीने मुझे 0 रुपए भी मिल जाए। तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सच बताऊँ तो यही है मेरी अनुप्रिया से रिंकिया बनने की जर्नी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।